नमस्कार दोस्तों, क्या पौराणिक कथाओं में वर्णित गरुड़ पक्षी वास्तव में मौजूद है, और अगर है तो कैसा दिखता है? गुड बुक्स चैनल के इस अंक में हम इस सदियों पुराने सवाल का तर्कपूर्ण उत्तर समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि सोने और चांदी को मिलाने से कौन सी नई धातु बनती है, सोने पर तेजाब डालने से क्या होगा, और ये भी जानेंगे कि पीतल और स्टील कैसे बनता है। बात करेंगे हैट्रिक शब्द की शुरुआत की। समझेंगे कि हैट्रिक पहली बार क्या क्रिकेट की वजह से चलन में आया या फिर इसकी कहानी इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। ये भी जानेंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर ने कितने देशों का राष्ट्रगान लिखा है, और अशोक चक्र प्राप्त करने वाली पहली व एकमात्र भारतीय महिला कौन थी। आपका गुड बुक्स चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए शुरू करते हैं ज्ञानवर्धक और अद्भुत सवालों जवाबों का सिलसिला। तो ये रहा इस अंक का पहला सवाल। रविंद्रनाथ टैगोर ने कितने देशों का राष्ट्रगान लिखा? 1. किसी का नहीं। 2. एक देश का। 3. 2 देशों का। 4. 3 देशों का। उत्तर है 2 देशों का। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर दुनिया के पहले ऐसे कवि हैं जिन्होंने 2 देशों का राष्ट्रगान लिखा, भारत और बांग्लादेश। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला। भारत के राष्ट्रगान जन गण मन का रविंद्रनाथ टैगोर ने अंग्रेजी में भी अनुवाद किया था। अब अगला सवाल, अशोक चक्र प्राप्त करने वाली पहली व एकमात्र भारतीय महिला कौन थी? 1. साफिया नियाज। 2. मिंदू गोस्वामी। 3. नीरजा भनोट। 4. सीमा ढाका। सही जवाब है नीरजा भनोट। 5 सितंबर 1986 कराची में पैन एम फ्लाइट के अपहरण के दौरान सीनियर फ्लाइट अटेंडेंट नीरजा भनोट ने असाधारण साहस दिखाते हुए कई यात्रियों, विशेषकर बच्चों की जान बचाई और स्वयं मात्र 23 वर्ष की आयु में वीरगति को प्राप्त हुई। उनके इस अतुलनीय साहस के लिए उन्हें 1987 में मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि अशोक चक्र भारत का सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है। इसके अतिरिक्त उन्हें पाकिस्तान का तमगा-ए-इंसानियत और अमेरिका का स्पेशल करेज अवार्ड भी प्राप्त हुआ। शेष उपरोक्त सभी वीरांगनाएं भी शौर्य चक्र विजेता है। बीएसएफ की साफिया नियाज, सीआरपीएफ की मिंदू गोस्वामी और सीमा ढाका ने आतंकियों से मुठभेड़ में दिखाए गए बेजोड़ साहस के लिए शौर्य चक्र प्राप्त किए हैं। इन सभी वीरांगनाओं को गुड बुक की टीम की ओर से सलाम। जय हिंद। अब ये रहा अगला सवाल। भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन में सबसे आगे है? 1. पालमपुर। 2. पश्चिम बंगाल। 3. तमिलनाडु। 4. असम। उत्तर है असम। यहाँ की ब्रह्मपुत्र घाटी की मिट्टी और नमीदार जलवायु को चाय की खेती के लिए अत्यंत अनुकूल माना जाता है। अब बताइए कि क्या पौराणिक कथाओं में वर्णित गरुड़ पक्षी वास्तव में मौजूद है? 1. हाँ, 2. नहीं, या फिर इस पर विभिन्न मत हैं। उत्तर है नहीं। पौराणिक कथाओं के अनुसार गरुड़ एक शक्तिशाली और विशाल पक्षी है जिसे भगवान विष्णु का वाहन माना जाता है। हिंदू और बौद्ध ग्रंथों में इसका उल्लेख है। असल में गरुड़ जैसे कोई विशाल पक्षी की प्रजाति का वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। ये इंडोनेशिया व थाईलैंड जैसे देशों का राष्ट्रीय प्रतीक भी है, हालांकि इसके चित्रण में बाज जैसे पक्षियों से प्रेरणा ली गई है। आम बोलचाल में चील, बाज जैसे शक्तिशाली पक्षियों को कई भाषाओं में सम्मानपूर्वक गरुड़ कहा जाने लगा, खासकर ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉक को। ये पक्षी भारत के कुछ हिस्सों जैसे असम और भागलपुर में पाया जाता है। माना जाता है कि ये पौराणिक गरुड़ के साथ खासा जुड़ाव रखते हैं। यहीं से भ्रम पैदा होता है कि गरुड़ कोई वास्तविक प्रजाति है। इसके अलावा एंडियन कॉन्डोर, जिसके पंखों का फैलाव 3 मीटर तक पाया गया है, इसी श्रेणी में रखा जा सकता है। कुछ विद्वान ऐसा भी मानते हैं कि गरुड़ की सच्चाई प्राचीन काल में देखे गए बड़े पक्षियों से प्रेरित हो सकती है। संक्षिप्त उत्तर ये है कि गरुड़ प्रत्यक्ष रूप में आज तो मौजूद नहीं है, लेकिन ये नाम पौराणिक और प्रतीकात्मक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब एक सवाल खेल जगत से। बताइए, क्या हैट्रिक शब्द की उत्पत्ति क्रिकेट से हुई है? 1. हाँ, क्रिकेट से हुई। 2. नहीं, पोलो से हुई। 3. जादू से हुई, या फिर फुटबॉल से हुई। सही जवाब है जादू से हुई। जी हाँ, जब आप हैट और ट्रिक को अलग अलग करके सोचेंगे तो समझ जाएंगे।
हैट्रिक शब्द की उत्पत्ति क्रिकेट से तो नहीं हुई, लेकिन ये शब्द क्रिकेट के जरिए मशहूर जरूर हुआ। कैसे, ये आपको आगे बताएंगे। पहले बात इसकी उत्पत्ति की ही कर लेते हैं। दरअसल इस शब्द की शुरुआत 19वीं सदी में इंग्लैंड से हुई। उस दौर में जादूगर जब लगातार 3 असाधारण करतब यानी ट्रिक्स दिखाता था तो दर्शक खुशी में उसे एक हैट भेंट करते थे। इसी से शब्द बना हैट जमा ट्रिक, हैट्रिक, यानी लगातार 3 कमाल के कारनामे। अब आपको ये भी बता दें कि ये क्रिकेट से कैसे जुड़ा। सन 1858 में क्रिकेटर H.H. स्टीवनसन ने एक मैच में लगातार 3 गेंदों पर 3 विकेट लिए। उनकी इस उपलब्धि पर दर्शकों ने चंदा इकट्ठा कर उन्हें एक टोपी उपहार में दी। यहीं से हैट्रिक शब्द क्रिकेट में स्थायी रूप से जुड़ गया और फिर आगे चलकर तो ये लगभग हर खेल में इस्तेमाल होने लगा। अब एक सवाल फिल्मों से। क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? 1. शाहरुख खान, 2. जूही चावला, 3. अर्जुन लुल्ला, 4. रॉनी स्क्रूवाला। उत्तर है रॉनी स्क्रूवाला। फिल्म इंडस्ट्री के साल 2025-26 के इवैल्यूएशन के अनुसार रॉनी स्क्रूवाला बॉलीवुड के सबसे अमीर शख्स है। उनकी अनुमानित नेट वर्थ लगभग 13,000 करोड़ से अधिक आंकी गई है, यहां तक कि शाहरुख खान से भी अधिक। शाहरुख खान को 12,000 करोड़ से अधिक संपत्ति का मालिक बताया गया है। स्क्रूवाला ने यूटीवी मोशन पिक्चर्स शुरू की और बाद में कंपनी को डिज्नी को अरबों में बेचा। अब वो RSVP मूवीज के जरिए बड़ी फिल्मों का निर्माण कर रहे हैं। यहां आपको ये भी बता दें कि अर्जुन लुल्ला इरोज इंटरनेशनल के मालिक है। अब बात कर लेते हैं सोने और चांदी की। आइए जानते हैं इन दोनों को मिलाने से कौन सी धातु बनेगी। तो दोस्तों, सोना और चांदी मिलाने से मिश्र धातु अर्थात एलॉय बनता है, जिसे इलेक्ट्रम कहा जाता है। इलेक्ट्रम सोने और चांदी का कृत्रिम या फिर प्राकृतिक मिश्रण भी हो सकता है। इसमें अक्सर 60 से 90% सोना और 10 से 40% तक चांदी होती है। इसका रंग हल्के पीले से लेकर फीका सुनहरी हो सकता है। जैसा कि आप जानते हैं, सोना बहुत मुलायम और बहुत कीमती व चांदी चमकदार परंतु कम महंगी धातु होती है। इस प्रकार इलेक्ट्रम इन दोनों धातुओं का संतुलित रूप है, यानी इसको हम कीमत, मजबूती और सुंदरता का संगम मान सकते हैं। प्राचीन समय में इससे सिक्के और विभिन्न प्रकार के आभूषण बनाए जाते थे। आइए अब ये भी जान लेते हैं कि पीतल यानी ब्रास कैसे बनता है। पीतल भी तांबे और जस्ते की मिश्र धातु अर्थात एलॉय है। इसमें अक्सर 60 से 70% तांबा और 30 से 40% जस्ता हो सकता है। आमतौर पर लोग ब्रास और ब्रॉन्ज का फर्क नहीं समझ पाते। लगे हाथों हम आपको ये फर्क भी बता देते हैं। जैसा कि आपने देखा पीतल यानी ब्रास, कॉपर व जिंक का एलॉय है, उसी तरह कांसा यानी ब्रॉन्ज, कॉपर व टिन का एलॉय होता है। इसी प्रकार स्टील भी लोहे और कार्बन की मिश्र धातु है। इसके लिए पिघले लोहे में 0.1% से लेकर 2% तक कार्बन मिलाया जाता है। इस तरह हमें काफी मजबूत स्टील प्राप्त होता है, जिसमें जंग लगने की संभावना भी समाप्त हो जाती है। चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि सोने पर तेजाब डालने से क्या होगा। तो आपको बता दें कि आमतौर पर सोने पर तेजाब डालने से कुछ भी नहीं होता। सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसे सभी तेजाब सोने पर बेअसर रहते हैं। सोने को नुकसान पहुंचाने में केवल एक्वा रेजर ही सक्षम होता है। ये एक हिस्सा नाइट्रिक एसिड और 3 हिस्से हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक विशेष मिश्रण है, जिसका उपयोग सोने की शुद्धता जांचने के लिए भी किया जाता है। चूंकि आम तेजाब भी सोने को प्रभावित नहीं कर पाते, इसलिए सोना बेहद टिकाऊ, जंग मुक्त और कीमती धातु माना जाता है। वैधानिक चेतावनी। इस अंक में उल्लेखित सभी प्रकार के तेजाब जैसे नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, एक्वा रेजर आदि का उपयोग केवल प्रशिक्षित विशेषज्ञों द्वारा ही किया जाना चाहिए। इन रसायनों का स्वयं उपयोग करना अत्यंत जोखिमपूर्ण हो सकता है, अतः आम जन से अनुरोध है कि वे इनसे स्वयं किसी प्रकार का प्रयोग न करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए गुड बुक्स की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। केवल गुड बुक्स चैनल पर आपको कई ऐसे दिलचस्प और विरले तथ्य मिलेंगे जिन्हें आप सिर्फ जानेंगे ही नहीं, समझेंगे भी। केवल जानकारी नहीं, संपूर्ण जानकारी। यदि आपको हमारा प्रयास रोचक व ज्ञानवर्धक लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आपको लगता है कि आपके किसी मित्र या संबंधी के लिए ये उपयोगी हो सकता है तो इसे उनके साथ शेयर भी करें। और हाँ, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। आपका फिर से धन्यवाद।